जुर्म कर लीजिए, आप बड़ा से बड़ा जुर्म कर लीजिए, आप साफ निकल जाएंगे, बशर्ते कि आपका ताल्लुक़ भगवा ब्रिगेड से हो। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ हैं मेरे ही हम नाम अनीस दुर्रानी साहब, सहाफ़ी हैं, पत्रकार हैं, उर्दू के मशहूर सहाफ़ी हैं। कॉलम आता है इनका इनकलाब अखबार में हर हफ्ते, बड़ा पॉपुलर कॉलम है। आपका बड़ा खैर मकदम है अनीस दुर्रानी साहब हमारे हिंद वॉइस पे। बातें हो रही चूँकि आप उर्दू के सहाफ़ी हैं और नज़दीक से देख रहे हैं पूरी पॉलिटिक्स, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो चीज़ चल रही है, एक नैरेटिव चल रहा है पूरे देश में कि एक तरफ तो तीन जो दंगों के 2002 के हैं वहाँ से मोदी जी का नाम निकाल दिया जाता है कि इसकी कोई रिलेवेंट नहीं है, पूछताछ भी नहीं है कि जो केस है तो उसका रिलेवेंट पूछना तो चाहिए। इसी के अलावा मुंबई में जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, औरंगाबाद में दिया है कि वहाँ के तबलीगी जमात हैं जो उनको वीज़ा दिया, उनका पासपोर्ट रिलीज़ किया जाए, उनको देश से जाने की परमिशन दी जाए। तो अब तक नहीं दी गई, अब दी गई जब दोबारा केस उनके ऊपर दायर करने की धमकी दी गई है, जैसा भी हो तो तब दी गई उनको। इसी तरीके दिल्ली के दंगों का भी एक किस्सा है। दिल्ली के दंगों में ये हुआ कि कोर्ट ने एक फ़ाइल मांगी किसी की ज़मानत के लिए, एक मामूली पुलिस वाले ने उस फाइल को 4 दिन लटकाए रखा, फिर जब कोर्ट ने डांट लगाई तब आई। तो ये क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, ये पूछना चाहते हैं हम। इस तरीके से और भी कई केस हैं, आप सहाफ़ी हैं, आपको पता होंगे। तो ये चीज़ 3 केस की रोशनी में क्या है ये आखिर? मैं एक शेर नज़र करके गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। दामन पे कोई छींट, न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। तो असल में मामलात इस वक्त इस नहज के ऊपर चल रहे हैं कि बड़े से बड़े जुर्म कर लीजिए, आप बड़ा से बड़ा जुर्म कर लीजिए, आप साफ निकल जाएंगे, बशर्ते कि आपका ताल्लुक़ भगवा ब्रिगेड से हो, मोदी के किसी मंत्री से हो, भाजपा के किसी ऑफिस बियर से हो। इस मुल्क में कानून की इतनी धज्जियाँ पिछले 70 साल में नहीं उड़ाई गई जितनी इस 7वें साल के अंदर उड़ गई हैं धज्जियाँ। अब मसलन अभी आपने एक हवाला दिया, बरतानिया 2004 के अंदर जिस वक्त राइट हुआ है 2002 में, उस वक्त बरतानिया के 3 शहरी आए हुए थे, मुसलमान गुजराती थे, उनको मर्डर कर दिया गया। उनके लवाहिकीन ने जब हालजात सब मामूल पे हो गए, 2004 में गुजरात स्टेट के ऊपर 23 करोड़ रुपए का दावा ठोका कि हमारे 3 बरतानिया सरकार ने, ब्रिटिश सरकार की उसमें, हाँ बिल्कुल वो भी था, लेकिन उस पर ये दावा ठोका। और उसके अंदर जो उन्होंने मुलजिम बनाए इनके वकील ने उनके, तो उसने उसमें पहले नंबर पे मोदी का नाम रखा, फिर दूसरे चीफ मिनिस्टर थे उस ज़माने, चीफ मिनिस्टर थे उस ज़माने में, राइट के ज़माने में। तो ये सब चीज़ें हुई। अब जो है 2004 का वो होता होते अब ये पिछले हफ्ते जो जज साहब हैं, गढ़ावी साहब जी, उन्होंने ये फ़ैसला दिया कि नहीं, ये जो आले अफसरों का काम होता है ये इसके लिए वज़ीर आला ज़िम्मेदार नहीं होता, और वज़ीर आला के ख़िलाफ़ कोई केस बनता नहीं है इसके अंदर, इसलिए इसको FIR से उनका नाम हटा दिया जाए। तो ये अभी अब केस इब्तिदाई उसके अंदर है, आपने कहते मान लिया कि बादियों नज़र कोई पूछताछ नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कुछ नहीं जी। तो ये नहज जो है, इसी तरह एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये सारा हिंदुस्तान जान गया, हालांकि मामला दिल्ली का है, इसका अनुराग ठाकुर और वर्मा वाला मामला। अब वर्मा ने बाकायदा स्टेटमेंट उसके मौजूद हैं, इसमें आप ये देखिए वो मौजूद हैं स्टेटमेंट उसके छपे हुए, और पुलिस ने कोई FIR दर्ज नहीं की और उसको मना कर दिया। उसके बाद कहा कि ये बनता नहीं है, ये MP हैं, इनके ख़िलाफ़ तो जब ये बनेगा उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ये अजीब लॉजिक है। इसी तरह से अनुराग ठाकुर के बारे में किया गया। अनुराग ठाकुर ने वहाँ तकरीर करी जिसमें उसने कहा था गोली मारो सालों को, हाँ,
और सबने देखा टेलीविज़न के सबने ऊपर, देखा, यहाँ तक कि हमारे और सारे सोशल मीडिया पे सारे जो इंटेलेक्चुअल क्लास और है और जो लीडर्स हैं सारी पार्टियों के, सब ने उसे कंडेम किया, उस लैंग्वेज को उसकी। लेकिन उनके लिए भी यही फरमाया कि साहब ये इन पर मुकदमा नहीं बन सकता जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं होगी। अब देखिए बिरेंद्र किरत इसको डील कर रहे हैं, उन्होंने फाइल करी, और उन्होंने भी क्या केस फाइल किया, ये ज़रा सोचने की बात है। उन्होंने केस फाइल किया कि जब ये सीपीएम वाली, सीपीएम के जो लीडर हैं, उन्होंने केस कब फाइल किया, जब सारी पार्टियों के लोग वहाँ असेंबली इलेक्शन के दरमियान इलेक्शन कमीशन के पास पहुँचे और इलेक्शन कमीशन से शिकायत करी, और फिर इलेक्शन कमीशन ने बतौर सज़ा उनका नाम, इन दोनों का नाम उसमें से निकाल दिया, स्टार कैंपेनर्स में से। हाँ, ये ऐसे कोई तो बात नहीं स्टार कैंपेनर्स निकाल दिया जी, नहीं। हाँ, एक चलो मतलब ये कि जब उन्होंने एक तरह से उन्होंने इनको कॉन्विक्ट समझा ना, एक तरह से खतावार समझा ना, जब भी तो उन्होंने कहा कि नहीं अच्छा आपने ये गलती करी है, ये आपने खिलाफ वर्दी करी है कोड ऑफ इलेक्शन की, आप स्टार कैंपेनिंग नहीं करेंगे। जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया, चाहे मामूली हो चाहे बड़ा हो, एक्शन तो एक्शन है। जी जी जी। उस वक्त जाकर उन्होंने बिरेंद्र किरत ने रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश करी। उन्होंने डीसीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस से रब्ता कायम किया, वो घूंगा खाइयाँ करके रुक गए। अब बिरेंद्र किरत ऑल इंडिया फेम के लीडर हैं, सीपीएम के लीडर हैं, ऑल इंडिया उनको जाना जाता है। उसके बाद फिर उन्होंने एसएचओ से भी बात करी, लिखो, लेकिन किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखी। अब उसका परिणाम ये निकला है, उसका नतीजा ये निकला है कि वो कह रहे हैं कि नहीं साहब वो तो ये उससे, जबकि जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना ये है कि एफआईआर दर्ज करने के लिए किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं, किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। तो ये जो नैरेटिव हो रहा है ये मुसलमानों के साथ ही हो रहा है, और सरीहन मुसलमानों के साथ हो रहा है, और उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा जिन्होंने बाकायदा धमकी दी थी जी कि अगर 3 दिन में यहाँ से नहीं हटाए जी, और सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड डीसीपी के सामने धमकी दे रहे थे वो। हाँ। तो डीसीपी साहब बराबर में खड़े हुए थे, वीडियो फुटेज है, वीडियो फुटेज। तो ये एक कौम के तरफ जो हो रहा है ये क्यों आखिर है? ये क्यों हो रहा है, ये तो वो तो बहुत वाज़ेह है। इस पूरे गवर्नमेंट का एक ही मुद्दा है कि किसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन इस मुल्क का चेंज हो और इसको सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन और सेकुलर मुल्क के बजाय इसको हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। पूरी संघ परिवार नहीं तो हिंदू राष्ट्र बनाने से तो मुसलमान को क्या अलग कर देंगे, देश से बाहर निकाल देंगे। अब ये उनकी सोच है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या समझते हैं कि क्या मुसलमान जो है वो गर्दनें झुका कर बैठ जाएंगे कि साहब ठीक है जो हमारे चाह कर लो। हर चीज़ का एक पैमाना होता है, एक सब्र की हद होती है, और जब तुम सब्र की हद क्रॉस कर लोगे तो फिर लाकानूनियत फैलेगी। नहीं तो आपने एक बात कही है, लफ्ज़ कही, चूँकि आप मुसलमानों के बीच में रहते हैं, सहाफ़ी हैं, कि गर्दनें झुका के बैठ जाएंगे। इसके माने क्योस होगा, आपस में क्लैश हो सकता है सरकार वर्सेस या हिंदू वर्सेस मुसलमान। सरकार तो चाह ही रही है हर वो इशू के ऊपर जो है वो यही चाह रही है कि अब कि भाई किसी तरह से वो हमारे वो भाई, हालांकि हिंदू भाई अक्सरियत में हैं और हिंदुत्व के मानने वाले बहुत कम तादाद में हैं जी, वो तो है, लेकिन हिंदुत्व के जो थोड़े मानने वाले हैं वो उनके भक्त हैं, अंधभक्त, और वो इस पूरी चीज़ों को चाह रहे हैं किसी तरह से अंधभक्तों को शक्ति दें और इनको काम में लाएं। वो ला ही रहे हैं, उनको काम में ला रहे हैं वो। आप ये बताइए कि जैसे कि आप जिस तरीके से चल रहा है, आपने पूर्वी दिल्ली के दंगों का जिक्र किया है, उसमें खुले तौर पर मुसलमानों को ही अंदर किया हुआ है ज़्यादातर, और उसमें जब दंगों में कहीं से कहीं तक CAA NRC नहीं था, लेकिन उसको भी जोड़ा जा रहा है, उसके साथ पकड़ के अंदर किया जा रहा है। हालांकि कोर्ट उन सबको छोड़ रही है, जिस तरीके से तबलीगी जमात के लोगों को गिरफ़्तार किया और छोड़ दिया गया, सब जगह से छोड़ा जा रहा है। इसे NRC वालों को छोड़ा जा रहा है, यहीं से नहीं और कई और जगह से भी, सुप्रीम कोर्ट, इसलिए कि कोई मुकदमा कायम करने की, FIR दायर करने की कोई वजह नहीं है। ये कहा जा रहा है कि आप कोई प्रूफ ही नहीं दे रहे हैं खामोखा। और उसमें एक चीज़ हो रही है, नहीं साहब इसको तफसीली बताइए कि उसमें
NASA लागू कर रहे हैं, देशद्रोह का मामला लागू कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून लागू कर रहे हैं। तो इसको कैसे मानते हैं कि हर चीज़ पे NASA लगा रहे हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़? देखिए, ये जो है ये बहुत बड़ी हिमाकत है जिसको सारी दुनिया देख रही है और इनको बुरा भला कह रही है। आप देखिए, यहाँ पता है कि अमेरिका तक के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं वो कई बार इसके ऊपर टिप्पणी कर चुके हैं, तनकीद कर चुके हैं। ये उनको ह्यूमन राइट्स वालों को आने की परमिशन नहीं देते, उनकी डेलीगेशन को। किस लिए? इसलिए कि इनको डर है कि वो आएंगे तो फिर ये इनके पोल पट्टा खुल जाएगा। एक बात और बताइए कि इसमें दूसरी पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों के लिए क्या कर रही है? कांग्रेस, देखिए, आम आदमी पार्टी का तो क्लियर हिसाब किताब है, तो वो कहीं नहीं बात की है। जी जी, क्योंकि उसने अपना स्टैंड तबलीगी जमात में क्लियर कर दिया है। उसके बाद उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर कर दिया है कि शाहीन बाग का जो एजिटेशन है वो बीजेपी ने किया। उसने क्लियर कर दिया अपना स्टैंड कि मुसलमानों के साथ नहीं। कांग्रेस का क्या एटीट्यूड होगा इसमें? देखिए, कांग्रेस, मैं समझता हूँ कि उसमें काफ़ी कमी रही है। कांग्रेस को एज ए सेकुलर पार्टी की हैसियत से, जिसकी वो खूब दावेदारी करती है और रही भी है तवील अरसे तक, सेकुलर वैल्यूज़ और तमाम चीज़ों का उसने ख्याल भी रखा है, लेकिन इसे करना चाहिए था, जो उसका इस सारे मामले में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था, मैं समझता हूँ उसमें कुछ कमी रही है। उस कमी को कैसे दूर करेंगे अभी? नहीं, वो अफसोसनाक है। आप देखिए, इस मुल्क में पोलराइजेशन, जो एक कांग्रेस ने गलती करी, वो बीच के अंदर सॉफ्ट हिंदुत्व का ये सोचने लगी कि ये इतना कट्टर हिंदूवाद हो रहा है तो हम इसके मुकाबले पे कुछ सॉफ्ट हिंदूवाद चलाएं। लेकिन इस खेल के अंदर कांग्रेस बुरी तरह पिछड़ गई। कांग्रेस जो है, कांग्रेस की बुनियाद जो है वो सेकुलरिज्म के ऊपर है। तहरीक आज़ादी से जब से आज तक कभी, और इसी लेवल के ऊपर कांग्रेस आखिर दम खड़ी रही। उसके बाद ये कांग्रेस का ही कंट्रीब्यूशन था कि उसने बावजूद इसके कि पाकिस्तान बन गया था, लेकिन हिंदुस्तान को एक सेकुलर कंट्री करार दिया। ये चीज़ें, बहुत सी चीज़ें, तो इसके माने कांग्रेस भी साथ खड़ी नहीं हो रही मुसलमानों नहीं की? खड़ी है, लेकिन उतनी ताकत से नहीं खड़ी अभी तक हुई। तो ये लड़ाई मुसलमानों को अपने आप लड़ना, मुसलमानों को ये लड़ाई अपने आप लड़नी है और मुसलमानों को इसके लिए अपने आप को तैयार, ज़हनी तौर पर तैयार करना चाहिए। उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुसलमानों को, ख़ास तौर से जो मुसलमान वकील हैं, उनको हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी एक कमेटी बनानी चाहिए जो इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखे। और क्योंकि आम मुसलमान अभी अक्सरियत जो है जाहिलों की है, जो पढ़े लिखे नहीं है, कानून की बारीकियों को नहीं समझते, और वो जो हैं फ़ौरन मुश्तइल होके इनके आलाकार बन जाते हैं संघ परिवार के। तो मुसलमानों को, हमको एजुकेशनल और उनके राइट्स की अवेयरनेस देनी है। उसके लिए सबसे अच्छा काम ये है कि मुल्क के हर सूबे के अंदर जो मुस्लिम वकील हैं वो अपनी एक बॉडी, अपना एक क्लब बनाएं, जिसमें लोगों को बुलाकर वो लोगों को बताया करें कि भाई कानून क्या है, अवेयरनेस करने की। मुसलमान को पुलिस थाने वाला पकड़ कर ले जाता है, अरे भाई वो पकड़ कर क्यों ले गया, उसके राइट्स क्या हैं, जिसको पकड़ा है उसको क्या क्या राइट्स हैं। मसलन उसको ये राइट है कि वो पहले अपने घर वालों को 1 घंटे के अंदर अंदर टेलीफोन कर सकता है थाने से कि ये मुझे पुलिस ले गई है। कितने लोग नहीं हो रहा, कुछ नहीं करते, हो ही नहीं रहा, पता ही नहीं है उनको, हो ही नहीं रहा। बहुत क्योंकि कई ऐसे पकड़े गए हैं कि जिनको महीनों तक नहीं बताया गया कि वो क्या तो है। ये कि इस फाइट के अंदर मुसलमानों को अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वकालत शिक्षित करने की ज़रूरत है, वकील बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है और ये कोई तलवार बंदूक से नहीं लड़ी जाएगी। ये तो हम पीसफुल शहरी हैं, हम तो पीसफुल रहने के आदी हैं और पीसफुल ही रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनीस साहब, आपने कि एक बात कही कि जिस तरीके से मुसलमानों के लिए नैरेटिव चल रहा है, जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं और उनके पीछे कोई खड़ा नहीं हो रहा, कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी नहीं हो रही है। मैं आखिर में ये बात कहना चाहूँगा कि इस मुल्क के मुसलमानों को सत्याग्रह का रास्ता ही अपनाना पड़ेगा अपने हक़ के लिए। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये CAA और NRC का मामला है। जब इस पर बैठे तो हुकूमत ये हिल गई थी और अब ये मुंतक़ामाना कार्रवाई करके मुसलमानों को CAA और NRC सपोर्ट करने के लिए जेलों में डाल रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बड़ा डिटेल बताया और बात उसमें निकल के आई कि मुसलमानों को खुद अपने ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ अभी तक तो नहीं आ रही है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।